तो क्वेश्चन है न्यूक्लियर या न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट्स इनटू टू न्यूक्लियर पार्ट्स। ठीक है, टूट रहा है, न्यूक्लियस टूटेगा, डिसइंटीग्रेट करेगा इन सच अ वे दैट रेशियो ऑफ देयर न्यूक्लियर साइजेस, तो न्यूक्लियर साइज का जो रेशियो है 1:2 है न्यूक्लियर साइज का। देयर रिस्पेक्टिव स्पीड हैव रेशियो n:1, तो स्पीड की रेशियो n:1 है, तो n की वैल्यू क्या है? जब न्यूक्लियस टूटेगा दो न्यूक्लियर बनेंगे, एक राइट जाएगा तो दूसरा लेफ्ट जाएगा, तो m1v1 इज इक्वल टू m2v2 लगेगा। तो वहां से m1/m2 की रेशियो v2/v1 तो हो ही जाएगी। तो अगर मैं आपको मास की रेशियो दे दूं, वेलोसिटी की रेशियो तो पता ही है n:1, तो वहां से आंसर आएगा। और मास क्या होता है? मास की जो वैल्यू है, मास की जो वैल्यू है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो आपको वो साइज दे तो रहा है, साइज की वैल्यू कितनी दे रहा है? न्यूक्लियर साइज क्या होता है भाई? मास नहीं होता, रेडियस होता है। हमने किया था न्यूक्लियर रेडियस, साइज रेडियस के साथ एसोसिएटेड है। तो न्यूक्लियर जो साइज है यानी कि रेडियस की रेशियो गिवन है 1:2⁻⁴। अपने को मास की रेशियो चाहिए। मास क्या है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। डेंसिटी तो न्यूक्लियस की सेम ही है। वॉल्यूम क्या है? 4/3πr1³ और सेकंड का 4/3πr2³। यहां से सॉल्व करके आपके पास R1 और R2 की रेशियो पता है 1/2⁻⁴। यहां से रेशियो आ जाएगी मास की 1:2। मास की रेशियो आ गई, तो m1v1 इज इक्वल टू m2v2 में मास की रेशियो पुट कर देंगे। वॉल्यूम वेलोसिटी की रेशियो तो ऑलरेडी तुम्हें पता है n:1, तो वेलोसिटी की रेशियो पुट करेंगे, मास की रेशियो पुट करेंगे, सॉल्व करके आपके पास n की वैल्यू आएगी 2। पॉइंट यहां तक क्लियर है? यहां तक पहले चेक कर लो एक बार। ठीक है, यहां तक लॉजिक समझ में आ रहा है कि न्यूक्लियर साइज से इसका मतलब क्या है? ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है एनर्जी रिलीज व्हेन टू ड्यूट्रॉन्स फ्यूज टू फॉर्म अ हीलियम न्यूक्लियस, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन गिवन है। क्या आंसर है? ये तो एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन हीलियम बनता है, रिएक्शन लिखो इसमें। कह तो रहा है दो ड्यूट्रॉन फ्यूज टू बिकम हीलियम, दो ड्यूट्रॉन्स बिकम हीलियम, एनर्जी रिलीज, बाइंडिंग एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट है। कैसे? आप इसमें सबसे पहले आपको क्या गिवन है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन H2 की गिवन है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हीलियम की गिवन है। आपके सामने रिएक्शन अपने मन में सोच लेना है। तो यहां से आपके पास हीलियम बन रहा है, तो आप क्या करोगे? मास इफेक्ट निकाल लोगे। और क्या मास इफेक्ट क्या है? इसका मास क्या है? 2 × 1.1 प्लस प्लस क्या है इसमें? 2 × इसमें एक चीज देख ले, दो किस्म के क्वेश्चन में फिर रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। इसमें करना क्या होता है, वो कभी कभी क्या करता है, वो कभी कभी आपको ना बाइंड, आपको सीधी एनर्जी देगा। किसकी? हीलियम 42 की। कहेगा जी एनर्जी है हीलियम 42 की 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बाकी खत्म है, खत्म। ज्यादातर एनसीईआरटी तो नॉर्मली ऐसा करता ही है, आपको वो एनर्जी देगा, ये लो, इसकी एनर्जी देगा H2 की कितनी, मान लो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर तो सिर्फ आपको टोटल एनर्जी ही दे रहा है हीलियम की, बात ही खत्म, फिर तो कुछ करना ही नहीं। फिर तो इसकी एनर्जी में से ट्वाइस, इसकी एनर्जी में से इसकी एनर्जी को माइनस कर देना है, बात ही खत्म है। लेकिन उसने आपको टोटल एनर्जी दी कहां? आपको तो पर न्यूक्लियन दी। पर न्यूक्लियन का मतलब एक न्यूक्लियन, तो ध्यान से पढ़ना है वो पर न्यूक्लियन है या टोटल एनर्जी है। इसमें आधे क्वेश्चन टोटल एनर्जी पे और आधे पर न्यूक्लियन पे। तो अगर उसने आपको पर न्यूक्लियन दी, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर से,
उसने बोला दो गिवन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, देख रहे हो ये टोटल एनर्जी नहीं है, पर न्यूक्लियन है। तो आपको एक चीज तो समझ में आ गई होगी, इसके अंदर कितने न्यूक्लियॉन्स हैं, इसके अंदर कितने न्यूक्लियॉन्स हैं, दो, दो एटॉमिक मास नंबर दो, ऐसे ही न्यूक्लियॉन्स होते हैं ना दो, तो दो न्यूक्लियॉन्स हैं और एनर्जी कितनी है 1.1, और ये है कितने दो, तो सेकंड के लिए भी 2 × 1.1। इसमें कितने न्यूक्लियॉन्स हैं, नेक्स्ट में इसकी एनर्जी 7 है, कितने न्यूक्लियॉन्स हैं 4, तो 4 × 7, इन्हें माइनस करेंगे तो ये एनर्जी क्या है, मैग्नीट्यूड ही पूछा है, इतनी एनर्जी रिलीज हो जाएगी। तो मतलब एनर्जी पर न्यूक्लियॉन को नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन से मल्टीप्लाई कर देना है और फिर जो एनर्जी शुरू में थी उसमें से फाइनल एनर्जी को माइनस करके एनर्जी रिलीज की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, जैसे नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपके पास असर्शन रीजनिंग के अंदर ये गिवन है, क्या बोलते हो आंसर क्या है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज फाउंड टू बी प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट ऑफ एटॉमिक मास नंबर ए फॉर न्यूक्लियर विद अ मास नंबर बिटवीन 30 एंड 120, ये 2 है, 30 और 170 में ना एकदम प्लेन हो जाता है ग्राफ, ऐसे इंडिपेंडेंट है, कोई छोटा बड़ा पीक नहीं आती, शुरू में आती है पीक्स, एंड में नीचे गिरता है, बीच में बराबर रहता है, सही है, करेक्ट है। नेक्स्ट है न्यूक्लियर फोर्सेस लॉन्ग रेंज ना, ये शॉर्ट रेंज है, तो ए करेक्ट है और रीजन इसका गलत है। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ सर्टेन न्यूक्लियस इज गिवन, एक न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी गिवन है, हाउ मच इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल मास ऑफ ऑल द न्यूक्लियॉन्स एंड न्यूक्लियर मास ऑफ गिवन न्यूक्लियस। मेरे को कुछ ना आता, मेरे को इतना तो आता है, E इक्वल टू mc स्क्वायर, वही एनर्जी से मास निकालने का तरीका ही एक है, E इक्वल टू mc स्क्वायर, तो बाइंडिंग एनर्जी इज डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर, और डेल्टा m पूछा है, चेंज ऑफ मास पूछ रहा है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट का, तो कुछ भी ना आता तो एनर्जी से मास को एक ही तरीके से निकलेगा, निकाल लो, आंसर आ गया, डन। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, कैसे सोच रहे हैं इस क्वेश्चन में। जैसे नेक्स्ट है क्वेश्चन है, इफ m नॉट इज द मास ऑफ आइसोटोप्स, ये आइसोटोप्स हैं, एंड आइसोटोप B एंड MP Mn आर द मासेस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास है, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द आइसोटोप क्या होगी।
तो इसमें देखो क्या करना है, इसमें बाइंडिंग एनर्जी ही निकालनी है बेसिकली। क्या लगता है आपको इसका आंसर क्या हो सकता है? ए लग रहा है, ए लग रहा है। अब एक बात बताऊं, कुछ करना भी तो नहीं था। देखो बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकलती है, जो रिएक्टेंट्स हैं, जो प्रोटॉन्स हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, उनका मास में से टोटल एटॉमिक एटम न्यूक्लियस के मास को माइनस करना होता है। वो बोल रहा है कि m नॉट इज द न्यूक्लियर मास ऑफ आइसोटोप, पूरा मास ही m नॉट है। तो इंडिविजुअल मास, रेस्ट मास तो बड़ा होता है और टोटल मास छोटा होता है, तो m नॉट तो पीछे आएगा। तो इसमें से इसे माइनस करेंगे तो m नॉट तो पीछे ही आएगा। भाई एक ही ऑप्शन में पीछे, बाकी कहीं m नॉट यूज ना हो रहा है, m नॉट को तो यूज करना जरूरी है। तो आप ये देखो कि इसमें कितने प्रोटॉन्स हैं, कितने न्यूट्रॉन्स हैं, 5 प्रोटॉन्स हैं और 7 न्यूट्रॉन्स हैं। इंडिविजुअल मास प्रोटॉन का न्यूट्रॉन का बड़ा होता है और न्यूक्लियस का मास छोटा होता है, मास गायब हो जाता है बाइंडिंग एनर्जी की फॉर्म में। तो न्यूक्लियस का मास कितना है, m नॉट। तो मास इफेक्ट इनटू c², ये आंसर दूसरे दिख ही रहा है, इसमें ये आंसर है। ये कितना आसान है। तो कह रहे हैं मास इक्विवेलेंट ऑफ 1 ग्राम ऑफ ट्रांसिस, एनर्जी इक्विवेलेंट। इस मास को केजी में कन्वर्ट कर दें, फिर डेल्टा m, क्योंकि मास को एनर्जी में कैलकुलेट करने का तरीका ही एक है, mc², m इंटू c² कर देना, आंसर आ जाएगा। वो आंसर जूल में आएगा, वो आंसर जूल में आएगा। जूल को 1.6 इंटू 10 की पावर -13 से सीधा डिवाइड कर देना, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। बात ही खत्म। तो इजी क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन गिवन है 12, 13 का भी गिवन है। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव अ न्यूट्रॉन फ्रॉम कार्बन 13 इफ मास ऑफ न्यूट्रॉन इज गिवन इज इक्वल टू व्हाट? जब तक रिएक्शन की इक्वेशन बनाओगे नहीं, आंसर कैसे पाओगे? तो पहले इक्वेशन तो बनाओ। कार्बन 12 में न्यूट्रॉन ऐड करोगे तो 13 बनेगा। तो रिएक्शन क्लियर है क्या होने वाला है इसमें? तो ये कुछ ऐसा होने वाला है। अब आपको इसमें क्या निकाले, बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है। कितना, मतलब न्यूट्रॉन को निकालने का मतलब क्या है? न्यूट्रॉन को निकालने का ये तो मतलब है कि बाइंडिंग एनर्जी निकालो। न्यूट्रॉन तो तभी निकलेगा जब न्यूक्लियस टूटेगा, और न्यूक्लियस टूटने का मतलब आपको एनर्जी देनी पड़ती है इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी। बांध के रखने की एनर्जी है, न्यूक्लियस को बांधने की एनर्जी, तो आपको माइनस करना पड़ता है। तो क्या करेंगे, मास इफेक्ट निकालो, इसके मास प्लस इसके मास में से इसका मास माइनस। तुम्हें इसका मास पता है, तुम्हें इसका भी मास पता है, न्यूट्रॉन का पता है, तुम्हें कार्बन 13 का पता है, आंसर एएमयू में आएगा। पर आपको आंसर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है, 931.5 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई, आंसर। पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें? ठीक है, आता हूं। तो एएमयू को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में सीधा कैलकुलेट करना है। तुमने की थी बाइंडिंग एनर्जी कैसे करते, समझ में आ रहा है? तो बाइंडिंग एनर्जी में इसकी प्लस इसका मास माइनस इसका मास, मास इफेक्ट इनटू c² से आंसर आएगा इसमें। मींस 931 सीधा मल्टीप्लाई करो, सीधा आंसर आएगा। पर जब तक आप ये क्वेश्चन लिखोगे नहीं, आपका आंसर नहीं आएगा। आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा 12 और 13 में क्या अंतर है, न्यूट्रॉन को ऐड करेंगे तो 13 बन जाएगा। तो ऐसा कुछ सोचना है इसमें। क्वेश्चन है, ए बी में कन्वर्ट हो गया और डी भी दे रहे हैं और क्यू एनर्जी रिलीज है। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एनर्जी रिलीज विल बी इक्वल टू, ए का मास पता है आपको इसमें, बी का मास पता है आपको इसमें, रादर आपको एनर्जी पता है। मास ऑफ ए गिवन है, मास एनर्जी को मल्टीप्लाई करके यहाँ से मास, मतलब मास कैसे निकलेगा, एनर्जी अपॉन c²। तो एनर्जी बाय c², ये करने की जरूरत क्या है, ये मास है, ये मास है। तो एएमयू में
ऐसे एनर्जी ऑफ डी भी पता है, तो आपको क्या निकालना है इसमें, आपको एनर्जी रिलीज बतानी है क्या होगी। तो इसके अंदर जो इक्वेशन गिवन है उसमें क्या करेंगे, उसके अंदर ए के मास में से बी और डी के मास को क्या कर देंगे माइनस, या ए की एनर्जी में से बी और डी की एनर्जी को क्या कर दें माइनस। ये तो क्या हुआ है, ए का मास उठा लिया, ये देखो मैंने क्या बताया था आपको, कंफ्यूज करने के लिए ना आपको एनर्जी दे रखी है mc², कुछ ना करें, ये टोटल एएमयू में मास है, ये टोटल एएमयू में मास है, ये टोटल एएमयू में मास है। तो ए के मास में से बी और डी के मास को माइनस कर दें तो ये मास इफेक्ट आएगा, इसको 931.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी, यही एनर्जी रिलीज है, यही आंसर है। तो पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें, कैसे करना है, पॉइंट समझ में आ रहा है, क्योंकि हमने एनसीईआरटी के अंदर भी किए थे बाइंडिंग एनर्जी के क्वेश्चंस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, मास ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड हीलियम न्यूक्लियस गिवन है, तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम निकालनी है। देखो हीलियम होता क्या है, हीलियम होता है हीलियम 42, ये हीलियम है, तो इसके अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं, दो प्रोटॉन्स हैं, दो न्यूट्रॉन्स हैं, और दो प्रोटॉन्स और दो न्यूट्रॉन का इंडिविजुअल मास बड़ा आता है, इसमें से माइनस करेंगे न्यूक्लियस का मास इफेक्ट आएगा, इस मास इफेक्ट को 931.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी आंसर। तो कभी भी हीलियम न्यूक्लियस बनाना है तो मैंने क्या सिखाया था, बाइंडिंग एनर्जी कैसी का मतलब क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी में इसमें कितने प्रोटॉन्स हैं, चार, दो प्रोटॉन्स हैं, दो न्यूट्रॉन्स हैं, तो अगर अलग अलग मास कैलकुलेट करेंगे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का, वो ज्यादा आता है, और कंबाइंड मास हीलियम का कम आएगा, तो इसलिए आप पहले अलग अलग मास कैलकुलेट करें, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, और फिर हीलियम को इसमें से माइनस करें 931.5, बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी हीलियम की। नहीं, एएमयू को सीधा 931.5 से करेंगे, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट सीधा आंसर है। नेक्स्ट, एनसीईआरटी के अंदर भी सबसे बड़ी बात यही क्वेश्चन आने आपको बोर्ड के अंदर, फिर आप कहोगे यार बोर्ड की तैयारी, बोर्ड का पेपर मुश्किल आसान है, बाइंडिंग एनर्जी के न्यूमेरिकल इसी लेवल के हैं, या उल्टा बोल लो एनसीईआरटी की लेवल के क्वेश्चन ही चल रहे हैं, इतना तो वो पूछेगा। को फिर से एक बार बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन गिवन है, ये टोटल नहीं है, पर न्यूक्लियॉन गिवन है, तो आपको इसमें ए का मास नंबर पता है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन पता है, और ये दो हिस्सों में टूट गया बी और सी में, जिसका मास नंबर पता है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियॉन ए बी और सी दोनों की सेम है, पर न्यूक्लियॉन की ए की भी पता है, बी और सी की भी पता है। क्यों, क्यू रिलीज पर फिशन, क्यू का मतलब है एनर्जी रिलीज पर फिशन, तो आपको एनर्जी रिलीज बतानी है, इसमें क्या होगी, कितना डी लग रहा है, डी है, ए दे तो रहा है, ए बी और सी में टूट गया, ए 220 न्यूक्लियॉन है, बी 105 और ये 115 है। अब आपको इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए की बाइंडिंग एनर्जी 5.6 पता है और बी और सी की 6.4 पता है, तो क्यू वैल्यू क्या है, क्यू वैल्यू है बी और सी की, बी की कितनी है 6.4, ये पर न्यूक्लियॉन है, इसमें कितने न्यूक्लियॉन है 105, इसकी कितनी है 6.4, कितने न्यूक्लियॉन है 115, इसकी कितनी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है 5.6, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन कितने 220, माइनस करो आंसर, आंसर कुछ भी नहीं करना, पर न्यूक्लियॉन को नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन से क्या कर देना है मल्टीप्लाई, तो बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी इसमें। समझ में आ रहा है आता क्या रूल है इसमें, ठीक है। जैसे ये लो
तो एक न्यूक्लियस का मास m है, इसमें से गामा फोटोन निकलता है जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है। लॉस ऑफ इंटरनल एनर्जी बाय द न्यूक्लियस इज तो देखो जब एक न्यूक्लियस में से गामा निकलता है तो उस केस में क्या होगा, मोमेंटम कंजर्वेशन है। जो आपका न्यूक्लियस है वो पीछे चला गया m, और फोटोन का तो मास ही नहीं है, तो पूरे न्यूक्लियस का मास तो m का m ही रहा, फोटोन बाहर निकल गया। तो फोटोन का जो न्यूक्लियस का मोमेंटम है वो m इंटू वी है। फोटोन का मोमेंटम क्या है, h अपॉन लैम्डा है, लेकिन लैम्डा को c बाय न्यू पुट कर दिया, तो यानी कि न्यूक्लियस का मोमेंटम फोटोन का मोमेंटम बराबर है, मोमेंटम कंजर्वेशन एक आगे एक पीछे गया। टोटल एनर्जी कितनी है, जो फोटोन है उसकी एनर्जी, देखो पहले तो न्यूक्लियस रेस्ट पे ही था, ये सारी एनर्जी का लॉस ही तो हो रहा है, उसका जो हो रहा है। तो आपका न्यूक्लियस का मास की एनर्जी कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर। फोटोन की एनर्जी क्या है, एच न्यू। एम वी स्क्वायर को लिख सकते हैं पी स्क्वायर बाय 2m। फोटोन न्यूक्लियस की एनर्जी जो है वो पी स्क्वायर बाय 2m, और फोटोन की क्या है, एच न्यू। तो मोमेंटम फोटोन का, इसका न्यूक्लियस का मोमेंटम एम वी की जगह एच न्यू बाय सी भी पुट कर सकते हैं, तो इसकी जगह एच सी बाय एच न्यू बाय सी पुट किया, यहाँ से आंसर आ गया। यही जो एनर्जी है वही लॉस है, पहले तो इसकी एनर्जी जीरो ही थी, रेस्ट ही पड़ा हुआ था। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि कैसे मोमेंटम कंजर्वेशन से न्यूक्लियस का मोमेंटम और फोटोन का मोमेंटम इक्वेट कर दिया। और न्यूक्लियस की एनर्जी पी स्क्वायर बाय 2m है, फोटोन की एच न्यू लेने दो, पी की जगह एच सी बाय एच न्यू बाय सी पुट कर देना, बस आंसर है। Nucleus with mass number 184 initially at rest emits an alpha particle। ठीक है, तो मास नंबर पता है न्यूक्लियस का, और रेस्ट पे अल्फा पार्टिकल बाहर निकालता है। मेरे को लगता है मोमेंटम कंजर्वेशन में लग सकता है, अल्फा पार्टिकल निकाल, न्यूक्लियस खुद पीछे जाएगा। अब वो कह रहा है इफ क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन इज गिवन, एनर्जी रिलीज पता है कितनी चेंज होगी, कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो देखो, तो इसमें एटॉमिक मास कितना है, 184। ओके 184 है, रेस्ट पे है, और इसके अंदर क्या करेगा, वो क्या निकालता है, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल का मास क्या होता है, 4m, 4 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन। तो इसका खुद का क्या बचेगा, 180m, है ना। तो 180m और 4m, क्योंकि हीलियम 42 होता है अल्फा पार्टिकल। तो एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट, तो एक इधर जाएगा इधर जाएगा। तो इसकी वेलोसिटी अगर v है, इसकी v डैश है, तो 180, मतलब आप सीधा लगाओ 180m इंटू वी डैश इज इक्वल टू 4m इंटू वी, m1 v1 m2 v2। यहां से सॉल्व करके v डैश आ गया, तो v डैश की वैल्यू और v का रिलेशन आ गया। एनर्जी के अकॉर्डिंगली उसने क्या बोला, देखो इनिशियली तो सिस्टम रेस्ट पे ही था, अब इसके पास कितनी एनर्जी है, इसके पास एनर्जी है हाफ 4m इंटू वी स्क्वायर, हाफ 4m इंटू वी स्क्वायर। इसके पास कितनी एनर्जी है, हाफ 180m इंटू वी डैश स्क्वायर। पहले तो एनर्जी थी नहीं, तो ये एनर्जी ही रिलीज एनर्जी है, इन दोनों को काइनेटिक की फॉर्म में मिली हुई है, और आपको ये एनर्जी ऑलरेडी गिवन है 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 है। अब इसके अंदर एक काम कर सकते हैं, v डैश को पुट कर सकते हैं 4v बाई 180, v डैश की जगह 4v बाई 180, तो v कॉमन आ गया। इस पूरी क्वेश्चन को सॉल्व करके आपके पास, चलो इक्वेशन में 1 रहने दो, आपको निकालना है अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या, ये निकालनी है। तो आपको निकालना क्या है, हाफ इंटू 4m इंटू वी स्क्वायर, हाफ इंटू 4m इंटू वी स्क्वायर निकालना है। अब आपको ये v स्क्वायर की वैल्यू 4m v स्क्वायर यहां से पता लगेगा, 4m v स्क्वायर क्या है, 2 को इधर ले जाओ, इसको डिनोमिनेटर में ले जाओ, यहां से 4m v स्क्वायर की वैल्यू यहां पुट कर देना, निकाल के आंसर आ जाएगा। तो कैलकुलेशन है उसके बाद। तो
मतलब एक इसमें लगेगा एनर्जी का कॉन्सेप्ट, एक लगेगा मोमेंटम कंजर्वेशन, m1 v1 m2 v2। बाकी तो कैलकुलेशन है, यहाँ तो करना पड़ेगा, यहाँ पे करना पड़ेगा, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हाफ 4m into v स्क्वायर निकालना होगा। आइडिया समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें, कैसे इस क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू निकालनी है इस Sn की। Sn क्या होता है? एलिमेंट, चलो जो भी होता होगा छोड़ो, जो भी होता, वैसे पूछा मुझे बोलना नहीं यार, मुझे खुद ही नहीं पता था, हमें चाहिए भी नहीं वैसे। तो Sn होता होगा 120, क्या होता है? 10 होता है। अच्छा, टेन होता है, हाँ 10 होता है, ठीक है। चलो वैसे पूछना था, चाहिए नहीं मेरे को। Sn 120 है, मास ऑफ प्रोटॉन पता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन पता है, मास ऑफ टिन की बना उसमें इतना बड़ा लिखा हुआ है टिन, मास ऑफ टिन भी पता है, तो ढूंढ के रहा हूँ इसमें, ठीक है लिखा हुआ है मास ऑफ टिन पता है, ये पूरा 1 यूनिट 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बना है। बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। टिन के अंदर देख लो ना कितने प्रोटॉन्स हैं, जो टिन है ये 120 50 है, इसमें 50 तो प्रोटॉन्स हैं और इसके अंदर 120 माइनस 50 70 न्यूट्रॉन्स हैं, मास दोनों के गिवन है, और न्यूक्लियस का मास भी गिवन है 10 का। मास डिफेक्ट आ गया, मास डिफेक्ट को 931 से मल्टीप्लाई करके बाइंडिंग एनर्जी आ गई, पर आपको इस क्वेश्चन के अंदर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालनी है, और नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितने हैं 120, तो आंसर में 120 डिवाइड करना है। एनसीईआरटी के अंदर भी हम ऐसा किया करते थे, जो हमने क्लास में किया था। पर न्यूक्लियन पढ़ना है, टोटल बाइंडिंग एनर्जी पूछी है या पर न्यूक्लियन पूछा है, इंपॉर्टेंट है ये। तो क्वेश्चन है, न्यूक्लियस जिसका मास m प्लस डेल्टा m है इज एट रेस्ट पे है एंड डिकेज इनटू 2 डॉटर न्यूक्लियाई ऑफ मास m/2 ईच। तो स्पीड ऑफ डॉटर न्यूक्लियस क्या है? पहले एनर्जी तो निकाल लो इसकी, क्या है मास डिफेक्ट निकाल लो। देखो इस क्वेश्चन के अंदर पहले मास कितना है m प्लस डेल्टा m, डॉटर न्यूक्लियाई का मास क्या है ईच का m/2 तो मास डिफेक्ट क्या है, पहले का मास में से दोनों डॉटर न्यूक्लियाई के मास को माइनस कर दे, 2 डॉटर न्यूक्लियाई हैं, माइनस करके डेल्टा m ही आंसर आ गया। तो डेल्टा m, तो एनर्जी रिलीज क्या है डेल्टा m c स्क्वायर, पहला पॉइंट एनर्जी रिलीज है। अब दूसरी चीज मेरे को निकालना क्या है, स्पीड ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई निकालना है। अब स्पीड के लिए काम करेंगे, आपको ये पता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अगर लगाया जाए तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंगली कि जो m1 v1 m2 v2 के इक्वल है, तो एक डॉटर न्यूक्लियाई इधर जाएगी तो दूसरी डॉटर न्यूक्लियाई इधर जाएगी, तो m/2 इंटू v1 m/2 इंटू v2, तो कहने का मतलब दोनों की वेलोसिटी एक्चुअली क्या रहेंगी सेम, m/2 क्या होने वाला है कैंसर, तो v1 इज इक्वल टू v2। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू m/2 इंटू v1 स्क्वायर, हाफ इंटू m/2 इंटू v2 स्क्वायर। और जो टोटल न्यूक्लियस था वो तो ऑलरेडी किस पे पड़ा हुआ था पहले एट रेस्ट, तो रेस्ट में तो एनर्जी लेनी नहीं है। इन्हें सॉल्व करके एनर्जी की वैल्यू आ गई, तो एनर्जी में v1 v2 एक ही बराबर है, तो टोटल एनर्जी रिलीज m/2 इंटू v1 स्क्वायर है। अब ये एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू क्या डेल्टा m c स्क्वायर, क्योंकि ये देखो ना मास इफेक्ट से एनर्जी मिली थी, हमने जो मास इफेक्ट था उससे एनर्जी निकाल ली,
और हमने ये देखा कि इसके पास दोनों डॉटर न्यूक्लियर के पास ये एनर्जी थी, ये एनर्जी फ्री में थोड़ी ना आ रही है, तो यहीं से आ रही है मास इफेक्ट से, तो ये एनर्जी और ये एनर्जी एक ही बात है, दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया, इक्वेट करके मैंने V1 निकाल लिया और V1 की वैल्यू ही पूछी गई है, फाइंड स्पीड ऑफ डॉटर न्यूक्लियस। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, जैसे मान लो एक न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस पड़ा पड़ा दो हिस्सों में टूट गया। इमेजिन कर लो जो मास डिफेक्ट है उससे इंटू सी स्क्वायर करके मैं एनर्जी 10 यूनिट्स निकाल दी, ये 10 यूनिट लेके दोनों पार्टिकल भागना शुरू हो गए, तो जो मैंने एनर्जी निकाली थी 10 वो दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी, वही कर रहा हूं। पहले इनका मास इफेक्ट निकाल लिया टूटने के बाद, और ये बाइंडिंग एनर्जी से एनर्जी लीज निकाल ली, इतनी एनर्जी लीज होने वाली है, ये एनर्जी लीज मिलेगी वो डॉटर न्यूक्लियर यूज करेंगी और दोनों भागेंगे, दोनों भागेंगे तो इतनी एनर्जी से भागेंगे, पहली डॉटर न्यूक्लियर इतने हैं, दूसरी इतनी, वेलोसिटी दोनों की सेम है, तो दोनों V1 V2 बराबर करके ये आ गया। तो ये काइनेटिक एनर्जी है दोनों न्यूक्लियाई के पास, ये एनर्जी आई तो यहीं से थी, इसको इक्वेट करके सॉल्व करके V1 निकाल लो, आंसर है। तो ये इसका आंसर है। बी, चलो आपका मन बी कह रहा है, इसका आंसर सी है। देखो वो कह रहे हैं अबव ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्राफ है, अब वो कह रहे हैं ए बी सी डी ई एफ कुछ एलिमेंट्स हैं एंड कंसिडर 4 रिएक्शंस, 4 रिएक्शन है, ई फॉर एनर्जी लीस्ट है, इन विच रिएक्शन ई इज पॉजिटिव, पॉजिटिव एनर्जी किसमें लीज हो रही है, सिंपल है। एक चीज नोट कर लें, ए का बी का और सी का मास कम है, ए और बी का तो बिल्कुल ही कम है, फिर सी का मास ज्यादा है ना, करते करते मास नंबर इसका और भी ज्यादा है, जो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं मास नंबर बढ़ता जाता है, हमें मालूम है क्योंकि ग्राफ मास नंबर का है। अब अगर आप देखो दो प्रोसेस फेमस है इसमें, एक फ्यूजन और एक फिशन, दोनों में एनर्जी रिलीज्ड है। अब आप अगर ये कहो कि इसके अंदर जो, अगर मैं फ्यूजन की बात करता हूं या मैं फ्यूजन की, बस मुझे ये देखना है फ्यूजन क्या है और फ्यूजन किसमें हो सकता है, अगर मैं आइडेंटिफाई कर पाया फ्यूजन फ्यूजन तो एनर्जी दोनों में रिलीज है, बात खत्म। तो इसका आंसर सी है, 2 कैसे, आपका एलिमेंट क्या है, सी का मास ज्यादा है और सी विल गिव क्या, ए एंड बी। अब सी का मास इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो पहले मास ज्यादा था अब मास कम है, तो एनर्जी रिलीज हो सकती है। जैसे एफ विल गिव क्या, डी प्लस ई, हो सकता है ना, एफ का मास ही बहुत ज्यादा है, ये टूटेगा छोटे छोटे एलिमेंट में, तो एनर्जी रिलीज हो सकती है। आप कहोगे ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ए और बी तो पहले ही कमजोर मास हैं, क्या पता वो सी का मास ज्यादा है, क्या पता इसके इक्वल हो या ना हो, बड़े वाला तो छोटा प्रोड्यूस कर सकता है, छोटे वाले बड़े मास में कैसे कन्वर्ट होंगे। तो आपने ये देखना है कि अगर ये एफ बड़ा है और वो छोटों को प्रोड्यूस कर सकता है तो आगे से पीछे की तरफ जाना है, इसलिए इसका आंसर सी मार्क करना है इसमें, ठीक है।
क्या आंसर है? कितना? 208। तो इसमें रिएक्शन गिवन तो है, कुछ करना क्या है इसमें? इसमें ये जो इस क्वेश्चन के अंदर यू आपको पता है, इसका मास पता है, आपको इसका मास पता है, इसका पता है, और आपको एन का मास भी पता है। तो एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है। तो इस मास में से इन तीनों के मास को माइनस कर लें, माइनस करके मास इफेक्ट आएगा, उस मास इफेक्ट को 931 से मल्टीप्लाई कर दें, आंसर। ठीक है यहाँ तक? तो ये बाइंडिंग एनर्जी का क्वेश्चन है। फिर मिलता जुलता क्वेश्चन है, 3 हीलियम न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म कार्बन न्यूक्लियस। 3 हीलियम कार्बन बना रहे हैं, एनर्जी रिलीज इन द रिएक्शन गिवन है, एटॉमिक मास ऑफ हीलियम भी पता है आपको इसमें क्या है, तो आपको निकालना है इसमें तो एनर्जी रिलीज की वैल्यू क्या है। तो कह रहे हैं 3 हीलियम कार्बन बना रहे हैं, ये क्वेश्चन तो लिखोगे ही, 3 हीलियम कार्बन बना रहे हैं वो देखो, ठीक हो गया। तो 3 अल्फा मास का न्यूक्लियस क्या है, देखो आपको किसका मास गिवन है, मास ऑफ हीलियम पता है आपको इसमें। तो कितने हीलियम है? 3 हीलियम है। 3 हीलियम को 3 हीलियम के मास से मल्टीप्लाई करके मास आ गया। कार्बन का मास 12 है, तो हीलियम के टोटल मास में से कार्बन के मास को माइनस करके मास इफेक्ट आ गया। मास इफेक्ट को मतलब 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई करके सीधी बाइंडिंग एनर्जी आ गई। तो हर में एनर्जी लीज या बाइंडिंग एनर्जी एक ही बात है, तो आपको इंडिविजुअल मतलब इसके मास में से इसके मास को क्या कर देना है, माइनस। फिर मास इफेक्ट है, मास इफेक्ट इन अ पर्टिकुलर रिएक्शन इज गिवन, अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेटेड इज गिवन, तो n की वैल्यू क्या है, ये तो मास गिवन है, एनर्जी मास से कैसे निकलती है, E = mc², लेकिन ये किलोवाट है, ध्यान से। तो आपको मास गिवन है, E = mc² जूल में काम करेगा, इसको 3.6 × 10⁶ से डिवाइड करेंगे तो किलो वॉट आर आएगा, कंपेयर करके आंसर आएगा। तो मास को एनर्जी में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियस with mass number 242 and binding energy per nucleon given breaks into 2 fragment each with mass number 121। दो हिस्से हो गए इसके। If each fragment nucleus has a binding energy per nucleon है 8.1, तो total gain in binding energy क्या है? 242 को दो हिस्सों में तोड़ो पहले। 242 की एक और चीज, इसमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन गिवन है, ध्यान से, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन गिवन है, और दो जो टूटे उनका मास नंबर 121 है, और उसके अंदर भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन गिवन है, टोटल गेन इन बाइंडिंग एनर्जी। तो आपको A242 गिवन है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन गिवन है, आपको एक फ्रेगमेंट 121 मास नंबर गिवन है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन गिवन है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो दो फ्रेगमेंट्स हैं, 121 मास नंबर है, इस न्यूक्लियन है, नंबर ऑफ न्यूक्लियन को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल बाइंडिंग एनर्जी आएगी। पर प्रॉब्लम ये है कि ऐसे एलिमेंट्स कितने टूटे, दो, तो इसको दो से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। और फिर इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 7.6 है, नंबर ऑफ न्यूक्लियन कितने हैं, 242 है, तो 242 को इससे मल्टीप्लाई करके क्या आएगी, गेन इन बाइंडिंग एनर्जी। तो आइडिया समझ में आ रहा है? बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पे, तो इस टाइप की ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होंगी। फिर वैसा ही है, कॉमन एग्जांपल ऑफ अल्फा डी के दे रहा है वो आपको, यूरेनियम का मास दे रहा है, थोरियम का मास दे रहा है, हीलियम का दे रहा है, और यू भी 1 यूनिट भी दे रहा है। तो एनर्जी रिलीज क्या करनी है, आसान है, इसमें से इन दोनों की एनर्जी मास को क्या कर दे रहे हैं, माइनस, और 931 से मल्टीप्लाई। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, कोई इसमें चेंज नहीं है, कुछ नया देखते हैं। ये भी सेम लग रहा है मुझे तो x और y की एनर्जी दे ही रहे, तो इसकी एनर्जी में से इसकी एनर्जी ऐड करके और इसमें से इसे क्या कर देना है, माइनस। पर ये पर न्यूक्लियन है, ये ध्यान से, न्यूक्लियन है तो नंबर ऑफ न्यूक्लियन से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें। तो इसमें ऐसे करना पड़ेगा, क्योंकि ये कुछ ऐसा है ना, तो इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियंस कितने हैं, इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियंस है 2, इसमें कितने हैं 2, 2 + 2 4, 4 को मल्टीप्लाई किया बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन में से, और फिर इससे नंबर ऑफ न्यूक्लियंस कितने हैं, ये क्या किया, नहीं उल्टा कर दिया मैंने, y की एनर्जी 7.6 है, ओके, इसमें से इसे मैं बड़े में से छोटा माइनस किया है, तो इसके नंबर ऑफ न्यूक्लियंस है 4, 4 को 7.6 से कर दिया मल्टीप्लाई,
एक्स की एनर्जी 1.1, नंबर ऑफ न्यूक्लियस 2, और ऐसे कितने एलिमेंट हैं 2, माइनस करके आपके पास आंसर आएगा। मतलब वही एक्चुअल में सेम ही चल रहा है, कुछ इसमें नया नहीं दिख रहा मुझे, मेरे को तो ये भी सेम ही लग रहा है। फाइंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज टू ब्रेक द न्यूक्लियस ऑफ एल्यूमिनियम। तो आपको क्या गिवन है, न्यूट्रॉन का मास गिवन है, प्रोटॉन का गिवन है, मास ऑफ न्यूक्लियस गिवन है एल्यूमिनियम का। क्या करेंगे, इसमें कितने प्रोटॉन्स हैं कितने न्यूट्रॉन्स हैं कैलकुलेट कर दो। प्रोटॉन का मास प्लस न्यूट्रॉन का मास माइनस न्यूक्लियस का मास। तो इसके अंदर प्रोटॉन का मास 13 प्रोटॉन है और 14 न्यूट्रॉन है। न्यूक्लियस का मास आपको गिवन गिवन है, माइनस करके मास इफेक्ट आएगा 931 से। करना है कर लो, नहीं तो मेरे ख्याल से इसमें यूनिट्स क्या गिवन है, x इंटू 10 की पावर -3 जूल गिवन है इस बार। तो 931 से मल्टीप्लाई करके तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है, तो आप उसको वापस जूल में कन्वर्ट कर लेना और फिर कंपेयर करके आंसर आएगा। पर तरीका यही रहेगा। एक आंसर तो मैं ही दूंगा, ए का 3 फिशन है, यूरेनियम फिजन करता है, मुझे इतना पता है। ठीक है, ए का 3 पक्का है, इन दोनों में से आंसर है। बी का चेक मत करना, बी का पक्का 1 है, दूसरा आंसर मैं ही दूंगा। ए का 3, बी का 1 है, तो कुछ करना ही नहीं है इसमें, तो सेफ है। नेक्स्ट, सी का चेक करना और डी का चेक करना। ये फ्यूजन है पक्का, और डी भी फ्यूजन है, पर क्यू वैल्यू का चक्कर है। मुझे केमिस्ट्री की हेल्प से बताना, इनमें मासेस का चक्कर है, इसका मास बड़ा है कि इन दोनों का मास बड़ा है, प्रोडक्ट का मास बड़ा है कि रिएक्टेंट्स का बड़ा है, प्रोडक्ट का। और इसमें पक्का, इसका आंसर चेक करें एक बार। इसका आंसर बी है, सी फ्यूजन विद पॉजिटिव क्यू वैल्यू। किधर है, सी C2 है, C2 है पॉजिटिव वैल्यू, मतलब इसमें प्रोडक्ट का मास बढ़ा है रिएक्टेंट से, और इसमें रिएक्टेंट का मास बढ़ा है प्रोडक्ट से। तो फिर याद करना पड़ेगा कि अगर ये बढ़ा है तो फिर क्यू वैल्यू पॉजिटिव है, तो नेगेटिव है। मासेस ही चेक करोगे और करोगे भी कैसे। क्यू वैल्यू पॉजिटिव है तो मतलब एनर्जी रिलीज है, और अगर नेगेटिव है एनर्जी एब्जॉर्ब्ड है। एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब तो मास इफेक्ट ही बताएगा ना कि मास इफेक्ट कैसे है।
दिमाग से स्किप कर गया। क्या बोलते हो इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियर फ्रेगमेंट्स कॉरस्पॉन्डिंग टू न्यूक्लियर फिजन बिटवीन न्यूट्रॉन एंड यूरेनियम। वो कह रहे हैं क्यू वैल्यू पॉजिटिव है अगर टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट लेस है रिएक्टेंट से तो क्यू वैल्यू पॉजिटिव है, लेस है, लेस है, क्यू वैल्यू पॉजिटिव है। तो ऐसे चेक करना पड़ेगा रूल से। का क्या आंसर है, क्या डी, ए लिख रहा है तो डी और ए, डी यूरेनियम तो यूज ही नहीं किया उसने। अच्छा वो कह रहा है कि यूरेनियम को यूज करके न्यूक्लियर फिजन का रिएक्शन क्या होगा जिसमें न्यूट्रॉन निकले, ऐड करके देखो 144 प्लस 89 प्लस 1 कितना आ रहा है, है ना। एक न्यूट्रॉन यूरेनियम पे हिट भी तो करेगा ना, तो यूरेनियम एंड न्यूट्रॉन विल गिव क्या, तो फिर अभी क्वेश्चन बैलेंस करनी पड़ेगी। यूरेनियम को न्यूट्रॉन ने हिट किया तो लेफ्ट हैंड साइड में न्यूट्रॉन भी आएगा, तब आंसर सही आएगा। एक फिजन रिएक्शन है, वो कह रहे हैं कि इसमें कोई भी एक रिएक्शन है जो फिजन रिएक्शन है, आइडेंटिफाई द एमिटेड पार्टिकल। देखो आपकी बुक में क्वेश्चन गलत है, मैं बहुत टाइम लगाया, समझ में नहीं आई, मैं तो एक बार किताब ही बंद कर दी। मैंने कहा यार मेरे को लगता है मेरे को आ नहीं रही केमिस्ट्री, फिर मैं गूगल पे चेक किया, मैं क्वेश्चन ही गलत है, क्वेश्चन तो ये है, तो ये क्वेश्चन मैं सोची जा रहा हूँ कि 236 ये दे रहा है, फिर आगे दो रिएक्शन चल रहे हैं, तो हुआ ही नहीं क्वेश्चन, इसको ठीक ही नहीं बैठा। अब यहाँ सही है, ये ऐसा है क्वेश्चन, ये 236 ये और 3R दे रहा है, आर आइडेंटिफाई करना है, तो फिर अब सही है। तो इसमें 236 141 92, तो इसके अंदर एटॉमिक नंबर तो देखो बराबर आ रहे हैं 92, मास नंबर बराबर नहीं आ रहा। अगर मास नंबर भी बराबर आता, एटॉमिक नंबर भी बराबर, तो गामा रेज है, तो इसके अंदर मास नंबर चेंज हो रहा है। मास नंबर तो न्यूट्रॉन ही चेंज कर सकता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो एटॉमिक नंबर चेंज करते हैं इलेक्ट्रॉन तो इसलिए इसका आंसर क्या निकलना चाहिए, न्यूट्रॉन है। ये मास नंबर चेंज न्यूट्रॉन बता रहा है, ऐसा है। ऐसे भी दो क्वेश्चन आए हुए हैं इस तरीके से। एनर्जी रिलीज इन द फ्यूजन ऑफ 2 kg ऑफ हाइड्रोजन डीप इन द सन इज EH। तो अगर फ्यूजन होता है तो ये एनर्जी रिलीज है, अगर फिजन होता है 2 kg का तो ये एनर्जी रिलीज है यूरेनियम का। तो इसके अंदर हाइड्रोजन का, इसमें यूरेनियम का, तुम्हें इनकी रेशियो निकालनी है, और तुम्हें हिंट में क्या गिवन है, फ्यूजन का ये रिएक्शन गिवन है पूरे का पूरा फ्यूजन का, और यूरेनियम फिजन के अंदर यूरेनियम की 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर फिजन ऑफ न्यूक्लियस जो है इतनी एनर्जी बाहर निकलती है। दो आपको हिंट गिवन है, आपको एक काम करना पड़ेगा, पहले फ्यूजन के ऊपर काम करना है फिर फिजन के ऊपर। तो फ्यूजन का रिएक्शन देखें, फ्यूजन के रिएक्शन में एक रिएक्शन में 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी निकलती है, और फ्यूजन कर कौन रहा है, हाइड्रोजन और हीलियम वाला ये केस कर रहा है। तो क्या करना है इसमें,
तो इसके अंदर मैं देख रहा था कि 26.7 एनर्जी रिलीज हो रही है, 2 kg ऑफ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास इसमें 1 लेते हुए तो आपके पास मोलर मास आ गया, और नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इसमें क्या होंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, इस क्वेश्चन में गिवन है कि तो इसमें ये गिवन है हाइड्रोजन 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकाल रहे हैं, और इन फिजन देखो जो न्यूक्लियस है वो ब्रेक हो रहे हैं, न्यूक्लियस ब्रेक हो रहे हैं, तो इसने पहले क्या किया, इसने 26 पॉइंट जो भी 2 kg का हाइड्रोजन है इसको ग्राम में कन्वर्ट करके 1 ग्राम से डिवाइड करके मोलर मास निकाल दिया, और उसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियर निकाल लिए एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके। अब आपको पता है 26.4 है, 26.7 है, 26.7 4 हाइड्रोजन है, 4 पर हाइड्रोजन के केस में क्या आएगा, इसको डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा 4, 26.7 डिवाइडेड बाय 4, तो इसमें पर न्यूक्लियाई जो पर न्यूक्लियाई है उसमें एनर्जी ये आएगी 26.7 बाय 4। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई निकाल लिया, पहले मोलर मास निकाला, इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया और एक न्यूक्लियाई की एनर्जी से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर फ्यूजन किया, फ्यूजन के अंदर भी आपको ये एनर्जी गिवन है, पर फ्यूजन यूरेनियम का है, यूरेनियम के मास से डिवाइड किया, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया, और फिर आपको एनर्जी पता है पर एक यूरेनियम है, एक यूरेनियम के लिए 200 बाई 1 किया, तो ये फ्यूजन की आई, ये फिजन की आई, और दोनों को फिर फर्दर डिवाइड किया। थोड़ा सा लंबा और ट्रिकी प्रोसेस है, थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन हो सकता है, वैसे ऐसी बात नहीं है ये। लो बॉम्ब बनाने की बातें कर रहा है, देखो कह रहा है कि इसमें एक्सप्लोजिव इन हाइड्रोजन बॉम्ब इज अ मिक्सचर ऑफ, ये दो रिएक्शंस से बनता है। ड्यूरिंग द एक्सप्लोजन एनर्जी रिलीज इज अप्रोक्सीमेटली, दो प्रोसेस होंगे तो एनर्जी रिलीज होगी। सबसे पहला काम क्या करना है, दोनों प्रोसेस को ऐड कर देना है, पहले फर्स्ट और सेकंड ऐड करो, यहां से H3 कैंसिल हो जाएगा, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन कैंसिल हो गया, ये फाइनल इक्वेशन है। अब होगा क्वेश्चन सॉल्व। अब क्वेश्चन के अंदर लिथियम का मास प्लस H का मास माइनस हीलियम का मास माइनस करके इसको 931.5 से मल्टीप्लाई करके एनर्जी रिलीज आएगी, ऐसे क्वेश्चन होगा। तो पहले इस रिएक्शन को कंबाइन करना पड़ेगा आपको। In a nuclear fission reaction, an isotope of mass m, 3 डॉटर न्यूक्लियाई निकलते हैं, स्पीड ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई इन टर्म्स ऑफ डेल्टा m, ऐसे पहले भी किया था, 2 निकले थे, इसमें 3 निकल रहे हैं, तो लगाओ इसमें x जो है वो 3 में हिस्सों में टूट रहे हैं, 3 हिस्सों में टूटेगा तो एनर्जी रिलीज क्या है डेल्टा m c स्क्वायर, तो मास इफेक्ट तो डेल्टा m c स्क्वायर है, पहले भी आया था। काइनेटिक है हाफ m/3 इंटू वी स्क्वायर, हाफ m/3 इंटू वी स्क्वायर, हाफ m/3 इंटू वी स्क्वायर, सॉल्व करके v की वैल्यू, उसमें 2 तोड़े थे, इसमें 3 तोड़ दिए। जैसे नेक्स्ट है न्यूक्लियर, सेम क्वेश्चन है, फिजन और फ्यूजन वाला सेम। इन अ रिएक्टर 2 kg ऑफ यूरेनियम 235 30 दिन के अंदर कंज्यूम हो चलेगा, ये एनर्जी रिलीज पर फिजन इज गिवन, पर फिजन 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एवोगैड्रो नंबर गिवन, पावर आउटपुट ऑफ द रिएक्टर इज क्लोज टू, पावर क्या होता है एनर्जी बाय टाइम, टाइम तो पता है 30 दिन है, आपको क्या निकालनी है पूरे प्रोसेस में एनर्जी कितनी है, आपको एनर्जी गिवन है पर फिजन में, पर आपको 2 किलो रिएक्टर 2 किलो यूरेनियम यूज करना है। आपको एक काम करना पड़ेगा, सबसे पहले इतनी एनर्जी रिलीज होगी, इसको जूल में कन्वर्ट किया, और आपको क्या गिवन है इसमें, आपको इस क्वेश्चन में गिवन है 2 kg गिवन है यूरेनियम का, आप पहले 2 kg को 235 से डिवाइड करेंगे और एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स निकालेंगे, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हो गए, फिर उसको एक एनर्जी से पर फिजन के मल्टीप्लाई करेंगे और फिर टाइम से डिवाइड करेंगे तो पावर आएगी। थोड़ी सी केमिस्ट्री लगानी पड़ेगी इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स निकालने के लिए। गिवन masses of various atomic particles, some masses given है, which of the following process is allowed by momentum energy conservation? सी लिखा हुआ मैंने ऐसा लिखा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास, जो न्यूट्रॉन का मास है उससे बड़ा होना चाहिए, बाकियों में बड़े नहीं है, तो एनर्जी रिलीज तभी होगी ना जब रिएक्टेंट का मास बड़ा होगा, प्रोडक्ट का मास छोटा होगा, तो इसका मास दोनों का मिला के इससे बड़ा है तो एनर्जी रिलीज होगी, बात ही खत्म, और कुछ चेक ही नहीं करना, ऐसे चेक करना है। ये आपके सामने एक रिएक्शन है,
फिर से बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन गिवन है तीनों की सबकी, तो एनर्जी सप्लाइड है या रिलीज है वो निकालनी है। ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वाला सेम केस है। आप फिर से क्या करोगे, इनिशियल में से फाइनल को माइनस करोगे तो आपके पास आंसर पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव एनर्जी सप्लाइड है, माइनस का एनर्जी रिलीज है। तो यहां से आपको देखना है, सेम क्वेश्चन है, टू ड्यूट्रॉन्स अंडरगो न्यूक्लियर फ्यूजन। ये देखो दो ड्यूट्रॉन न्यूक्लियर फ्यूजन फ्यूजन ताकि हीलियम निकल आए। एनर्जी रिलीज इन दिस प्रोसेस इज कितनी होगी, तो क्या करना है इसमें, इसकी एनर्जी और में से इसकी एनर्जी को क्या कर देना है, माइनस। तो आपको एनर्जी गिवन कितनी है, आपको ड्यूट्रॉन की 1.1 गिवन है, 1.1 इंटू टू पर न्यूक्लियन है ना, इंटू 2, और ऐसे कितने दो हैं, 4 करना पड़ेगा। और हीलियम के तो आपको डायरेक्ट गिवन ही है, हीलियम में 4 न्यूक्लियॉन्स हैं इंटू 7, दोनों को माइनस करके आंसर आएगा। मिलते जुलते क्वेश्चन है, बाइंडिंग एनर्जी दबा के आ रही है, मैं बता रहा हूं आपको। तो वही न्यूक्लियर रिएक्टर का ये क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है इसमें, बाकी सब सही है। सेम बाइंडिंग एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी, कुछ भी नया नहीं है, सब बाइंडिंग एनर्जी। ये देख लो 2024 का पेपर यार रिएक्शन पे काफी ठीक ठाक आया हुआ है, ऐसी बात नहीं है, तो मैं देख रहा हूँ, बाकी सारे साल ठीक है, यही 2024 की प्रॉब्लम है। स्टार हैज 100% हीलियम कॉम्पोजिशन, इट स्टार्ट्स टू कन्वर्ट 3 हीलियम इनटू कार्बन। इस प्रोसेस से मास ऑफ स्टार गिवन है एंड इट जनरेट्स एनर्जी एट अ रेट ऑफ इतने वॉट्स, पावर गिवन है। रेट ऑफ कन्वर्टिंग दीज हीलियम टू कार्बन की वैल्यू इसके इक्वल है और आंसर निकालना है। मुश्किल क्वेश्चन में से है ये, वैसे सिंपल, ऐसे यूनिटरी मेथड से होना है सारा, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। वो कह रहा है कि ये कार्बन बना रहा है, ठीक है, मास ऑफ स्टार है, एक स्टार कन्वर्ट हो रहा है इस प्रोसेस से, मास ऑफ स्टार गिवन है और वो इतनी एनर्जी दे रहा है और इस रेट से कन्वर्ट कर रहा है, तो एन निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले 3 टाइम मास ऑफ हीलियम मास ऑफ कार्बन से माइनस करके c² से या 931 से मल्टीप्लाई करके कितनी एनर्जी रिलीज होगी, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर दिया, इतनी एनर्जी रिलीज होगी जो कि कितनी है 11.624। उसने कहा टोटल एनर्जी कितनी रिलीज हो रही है 5.808 इंटू 10 की पावर 30। आपके एक रिएक्शन में इतनी रिलीज हो रही है, तो इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है पर सेकेंड, तो डिवाइड करके आपके पास आंसर आएगा कुछ ऐसे। मतलब आपको एनर्जी पता है, आपको पावर पता है, पावर टोटल पावर पता है, टोटल पावर को एक रिएक्शन की एनर्जी से डिवाइड करेंगे पर सेकंड में, वैसे आंसर आने वाला है। चाहिए नहीं, हीलियम पता है, कार्बन पता है, हीलियम कार्बन को तो यूज कर लिया उसने, हीलियम पता है, कार्बन पता है, 12 यूज कर लिया, ठीक है, चाहिए नहीं यूज कर रहा। पर रिएक्शन चाहिए था ना, पर रिएक्शन एनर्जी आ गई, 2 किलो का क्या करना है पर रिएक्शन, और टोटल दे दिया उसने, इसमें चाहिए ही नहीं है। इसमें ना ये वाला क्वेश्चन देखो यार, ये भी कुछ नई चीज आई हुई है। तो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, कह रहे P जो है रेडियो एक्टिविटी करके P टूटता है Q में, फिर Q टूटता है R में, और जो R है वो नॉन रेडियो एक्टिव, बस R रुक जाएगा। आपको ग्राफ प्लॉट करना है, P क्योंकि टूटता जाएगा उसका मास घटता जाएगा, तो P का मास एक्सपोनेंशियली घटेगा रेडियो एक्टिविटी में, तो P का मास घट रहा है, P, ये तो अजीब सा लाइन है, ऐसे नहीं, एक्सपोनेंट होना चाहिए, P घट रहा है, एक्सपोनेंट P घट रहा है, P घट रहा है, सही है। R अल्टीमेटली R बढ़ेगा, R बढ़ के घटेगा नहीं, ये तो हो नहीं सकता, आउट हो गया। R की वैल्यू बढ़ेगी, R की वैल्यू बढ़ेगी, R की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। अब Q का क्या होगा, Q पहले बनेगा क्योंकि P से Q बनेगा, फिर Q टूट के R में कन्वर्ट होगा, तो पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, तो आपका ग्राफ यही बनता है, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। तो ऐसे इसका बिहेवियर शो करना है रेडियो एक्टिविटी का। और लास्ट क्वेश्चन, वैसे इन्होंने बोला था रेडियो एक्टिविटी न्यूमेरिकल नहीं देंगे, पर दिया है,
फिर लोगों ने शोर मचाया, इन्होंने दिया 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 पर किसी कुछ सुना नहीं है। अब कर रहा है active nucleus N2 has 3 times decay constant as compared to decay constant of N1. If initial number of both the nuclei are same and not same, what is the ratio of number of nuclei of N2 to the number of nuclei of N1 after one half life of N1? तो इसमें एक काम करेंगे, नंबर ऑफ एटम लेफ्ट का फॉर्मूला n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा 1 t, n2 इज n नॉट, क्योंकि n नॉट तो बराबर ही है e की पावर माइनस लैम्डा 2 t। हाफ लाइफ का फॉर्मूला सबको मालूम है, हाफ लाइफ की रेशियो आपको गिवन है, हाफ लाइफ की रेशियो 3 टाइम्स लैम्डा 1 है। हाफ लाइफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जो लैम्डा की वैल्यू है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाफ लाइफ है, ये देखो। तो n1 की हाफ लाइफ 3 टाइम n2 की हाफ लाइफ है। इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर लिया, डिवाइड करके ये रेशियो आ गई। आपको क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक हाफ लाइफ पीरियड पे क्वेश्चन सॉल्व करना है इन वन हाफ लाइफ पीरियड। वन हाफ लाइफ पीरियड किसका? आफ्टर वन हाफ लाइफ ऑफ n1। वन हाफ लाइफ ऑफ n1 में टाइम को क्या पुट करेंगे? 0.693 बाय लैम्डा 1। तो निकाल लेना n2 n1 की रेशियो आएगी, आंसर है। थोड़ा न्यूमेरिकल आ गया है इसमें, वैसे कभी आया नहीं है इस तरीके से।